नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हम शाम के शो में आपके सभी सवालों को शामिल करेंगे। और जो भी किसान हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए सलाह यही है कि अपनी शिकायतें और अपनी दिक्कतें हमसे शेयर करें, और आपकी दिक्कतों को हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। लोकल अथॉरिटी से हम अपील करेंगे कि वो आपकी दिक्कतों को दूर करे। खेती किसानी से जुड़ी हर समस्याओं का आप अपना वीडियो बनाएं, फोटो खींचकर या नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप हमें भेज सकते हैं। हर शिकायत बनेगी हमारी इस मुहिम का हिस्सा। आपकी बात, आपकी आवाज को मिलेगा पूरे देश का सम्मान, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ भी है। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी, सबसे पहले चांदी की बात करते हैं। चांदी काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रही है, और चांदी को लेकर एक खबर ये भी है कि चीन ने मई में करीब 93 गीगावाट सोलर पैनल लगाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 300% ज़्यादा है। और साथ ही जिस तरह से वहाँ पे सोलर पावर को लेकर फोकस बढ़ा है, उससे लग रहा है कि वहाँ पे डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। और बाकी ओवरऑल हम देख ही रहे हैं, गोल्ड के ऊंचे भाव की वजह से घरेलू बाजार में भारत में भी काफ़ी ज़्यादा चांदी की डिमांड बढ़ गई है। आप बताइए सर, चांदी पर आप लोग कितने बुलिश है? आपका इन हाउस कॉल क्या है चांदी को लेकर सर? पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि विश्वमोहन जी, चांदी में जो जो इंक्रीमेंटल फॉल आया है वो बहुत सीमित रहा है कंपेयर टू गोल्ड। एंड गोल्ड प्राइसेस में करीब करीब हम 1500 पॉइंट का एक करेक्शन देख चुके हैं, बट चांदी के प्राइसेस में जो भी करेक्शन आया था वो 2 दिनों में रिवर्ट होता हुआ नजर आया। मेरे हिसाब से फंडामेंटल बैकड्रॉप बहुत स्ट्रांग है। काफी दिनों से एक माहौल बन रहा था कि हर डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, एंड उसी तरह से 36, $36.5, $37 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है जो कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ बहुत ही पॉजिटिव फंडामेंटल देखने मिलेंगे, जहाँ पे माइनिंग सप्लाई जो है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जिंक की जो सप्लाई स्टोरी है वो वीक है, लेड की सप्लाई स्टोरी वीक है, जिसकी वजह से चांदी का उत्पादन भी थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज चांदी एक बाय प्रोडक्ट है कॉपर की माइंस के और जिंक के माइन के। साथ साथ जो डिमांड साइड स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है और पॉजिटिव नजर आ रही है। तो कुल मिला के माहौल ऐसा ही है कि अगले 3 से 6 महीने के पीरियड में बहुत बड़ी तेजी आपको देखने मिल सकती है, एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखनी चाहिए। 1,11,000 12,000 के नीचे आपको जब भी मिले एक बाइंग की रणनीति बनाइए। 1,22,000 पहला टारगेट, फॉलोड बाय 1,35,000 आपको अगले 6 से 12 महीने में देखने मिल सकता है। ये सलाह चांदी को लेकर। आप बताइए दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है चांदी में क्या हो सकता है? इन स्तरों पे क्या करना चाहिए चांदी में? जी विष्णु जी, मुझे लगता है कि आज मोमेंटम सिल्वर का काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब गोल्ड अगर देखते हो तो महज 150 रुपया तेज है, जबकि सिल्वर ऑलमोस्ट 1000 रुपीज प्लस दिख रही है। तो मुझे लगता है सिल्वर में अगर कहीं पर भी यहाँ से 200 या 250 रुपए का डिप, मतलब 1,14,500 400 के आसपास की अगर सिल्वर मिलती है तो वहां खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। ऊपर में 1,15,500 1,16,200 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा भी डिप कहीं आता है तो 14,000 के आसपास भी खरीदारी की जा सकती है। पोजिशनल बाय के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 1,12,700, जो कि कल का लो था। मुझे लगता है ये लो आने वाले इस वीक तक मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है प्रोबेबली बाय मंडे हमें ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है सिल्वर। ओके, तो चांदी पर आप लोग भी बुलिश है। आपको लग रहा है कि फिर से नया हाई बनेगा घरेलू बाजार में? 1,16,400 तक के टारगेट आप अभी फिलहाल दे रहे हैं, और हमने पहले भी 1,16,000 के ऊपर जाते हुए देखे थे। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में आज स्थिरता दिख रही है। नवनीत जी, गोल्ड पर क्या राय है? वेल, गोल्ड पे भी मुझे लग रहा है कि लास्ट 3-4 दिनों में एक थोड़ा नरमी का रुख बना है, और ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल पैरामीटर्स पे गोल्ड में एक करेक्शन देखने मिल सकता है। साथ साथ फंडामेंटल पैरामीटर्स में ये है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टांस थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। एक जो नेगेटिव कैटलिस्ट डेवलप हो गया था जिसकी वजह से हमको लास्ट कुछ दिनों में गोल्ड की तेजी देखने मिली थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेड ऑफ होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल लार्जर फ्रेम ऑफ थिंग्स में एक हेल्थी रैली का जो कैटलिस्ट है वो प्राइस में बिल्ट इन होते हुए नजर आ गए हैं। यहाँ पर आप अगले कुछ महीनों में रेट कट की भी डिमांड देखने लगेंगे। वहां पे आप सीपीआई जो है वो सीमित दायरे में धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कंफ्यूजन का माहौल है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस में एक बड़ी तेजी आप देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से इंक्रीमेंटली बहुत बड़ा रुख आपको देखने मिलेगा, बट बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है। तो ओवरऑल एक करीब करीब 4,000 पॉइंट के रेंज में गोल्ड इधर से उधर स्विंग करता हुआ नजर आएगा। नीचे में
98,200 और ऊपर में 1,02,000 ये रेंज में अगले कुछ हफ्ते भी गोल्ड बिता देवे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बट अगर 2-4 दिनों की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे 99,000 का स्तर आपको एक बार टूटते हुए देखने मिल सकता है। तो करीब-करीब 1200-1500 पॉइंट की गिरावट आपको शॉर्ट टर्म में अभी भी देखने मिल सकती है। आप बताइए गोल्ड पर आपकी राय दिनेश जी क्या है? बिल्कुल नवनीत ने सही कहा है, गोल्ड का मोमेंटम सिल्वर के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। 97,300 से लेकर सीधे सीधे छलांग लगा के 5,000 रुपए बढ़ा और ऊपर में 1,02,200 के लेवल्स गोल्ड ने ऑलमोस्ट देखे। वहां से 2,000 रुपए का करेक्टिव फेज मार्केट में आया है और जब भी ऐसा कुछ वर्टिकल फॉल आता है तो कुछ समय के लिए गोल्ड कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। बट अत्यधिक तेजी और अत्यधिक मंदी दोनों की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। आई थिंक 1,00,050 के आसपास अगर कोई गोल्ड आता है तो शायद खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 1,05,50 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। 99,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए तो गोल्ड सिल्वर पर भाव के हिसाब से तो बातचीत हो गई है, लेकिन चांदी को लेकर एक अहम खबर है कि सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी शुरुआत में हॉलमार्किंग स्वैच्छिक होगी, लेकिन जो नया गाइडलाइन है ये जारी कर दिया गया है और 6 ग्रेड को लेकर ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं BIS की तरफ से, जिसमें 990, 970, 925, 900, 835 और 800 को लेकर, और हर पीस पर 6 डिजिट का HUID नंबर भी होगा और पुराने हॉलमार्किंग के तरीकों को बदला जाएगा। जैसे गोल्ड में हॉलमार्किंग हो रही है उसी में अब सिल्वर की भी उसी तरह की हॉलमार्किंग होगी और आगे चलकर इसे अनिवार्य भी जरूर किया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन है GJC से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, और क्या अपडेट है सिल्वर हॉलमार्किंग को लेकर? गाइडलाइन तो जारी हो गए हैं, कब तक संभावनाएं हैं, कब तक तैयारी पूरी हो जाएगी और कब तक अनिवार्य होने की उम्मीद है? नमस्ते विशु मोहन जी। नमस्ते सर। बिल्कुल बिल्कुल 1 सितंबर से एक ही चेंज हुआ है कि हॉलमार्किंग पहले भी सिल्वर होती थी, अभी भी होती है। पहले जो सिल्वर हॉलमार्किंग होती थी उसमें वो अच्छे की था, वो भी मतलब वॉलेंटरी था। उसमें जो मार्क लगते थे उसमें नंबर नहीं रहता था। अभी सिर्फ 1 सितंबर से उसमें HUID एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर उसमें आने वाला है। उससे ये समझ में आएगा कि जब कभी भी वो नंबर ऐप में डाला जाएगा तो ये समझ में आएगा कि ये कहाँ से बना है और उसके बारे में डिटेल जानकारी उसमें निकलेगी। ये एक चेंज हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा बहुत जगह ऐसा मैं कंफ्यूजन देख रहा हूँ कि बहुत जगह ऐसा है कि सिल्वर हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो रहा है। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रक्रिया है हॉलमार्किंग की, जो पहले मार्क लगते थे उसके जगह HUID आ गया, यही एक डिफरेंस आया हुआ है। और बाकी सब चीजें जैसी है वैसी है। अभी भी सिल्वर हॉलमार्किंग पूरे इंडिया में वॉलेंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। अभी आप मतलब ज्वेलर दोनों चीजें बेच सकता है और मुझे लगता है उसके पीछे कारण भी यही है कि फिलहाल सेंटर्स की कमी है जो सिल्वर को हॉलमार्किंग कर सके, HUID नंबर दे सके। इस वजह से इसे वॉलेंटरी रखा हुआ है। जिस दिन शायद अभी जो मेरे पास जानकारी उसमें 200 से 225 के आसपास हॉलमार्क सेंटर्स है पूरे इंडिया में। अगर वो सिल्वर हॉलमार्किंग सेंटर्स अगर बढ़ जाते हैं तो फिर जिस तरह से गोल्ड में मैंडेटरी कर दिया गया था, जिस स्टेट में या जिस डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर्स है वहाँ मैंडेटरी होते गया, उसी तरीके से आने वाले दिनों में सिल्वर को मैंडेटरी हॉलमार्किंग में डाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वेरी क्लियर है कि फिलहाल भी वो वॉलेंटरी है, नॉट मैंडेटरी। चला भी रहे हैं कि स्वेच्छा है आपके ऊपर, जो पहले भी था, लेकिन वही है कि जो तरीका है वो गोल्ड के तौर पे इसे हॉलमार्किंग किया जाएगा। जो HUID है, जो 6 डिजिट का यूनिक नंबर है, वो अब चांदी के साथ भी अटैच होगा, जिससे आप उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं BIS केयर ऐप के जरिए। लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से तैयार नहीं है। अभी सिर्फ 200 से 225 हॉलमार्किंग सेंटर्स ही हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगे, देश में हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी हॉलमार्किंग करने की, उसके बाद ही इसे मैंडेटरी किया जाएगा। लेकिन उसकी तैयारी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि उसे गाइडलाइन जारी किए गए हैं ताकि आप उस तरह से तैयार रहे। अचानक आपको ना लगे कि अचानक से नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसकी तैयारी है, उसमें वक्त जरूर लगेगा। ये सफाई राजेश जी की तरफ से। राजेश जी, कितना वक्त लग सकता है? आपका अनुमान क्या है? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या नेक्स्ट ईयर तक जा सकता है क्या मामला? हाँ, मुझे देखिए सिल्वर हॉलमार्किंग एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि सिल्वर आर्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू गोल्ड। अगर मैं कंपेयर टू गोल्ड अगर देखता हूँ तो नॉर्मली गोल्ड जितना है उससे कम से कम 8 गुना 10 गुना ज्यादा सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं पूरे इंडिया में।
तो इसे हॉलमार्किंग अगर करना है तो कम से कम 1 साल की प्रक्रिया लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और शायद ये एक शुरुआत हो गई है इस चीज की कि एक तरह से उसमें सिस्टम बीआईएस की तरफ से अडॉप्ट कर लिया गया है एचयूआईडी के लिए। और मुझे लगता है धीरे धीरे अभी ज्वेलर्स भी इसमें एनरोल होना शुरू हो चुके हैं। बहुत से शहरों के जितने भी बड़े ज्वेलर्स है या लीडिंग ज्वेलर्स है वो अपने आप को ट्रांसपेरेंसी के लिए अपने आप को एनरोल करके एचयूआईडी माल रखना शुरू कर रहे हैं और ग्राहकों को भी एचयूआईडी मार्क की हुई ज्वेलरी वो दे रहे हैं। और इसमें फिलहाल जो प्योरिटी को लेके जैसे आपने भी कहा है कि लोएस्ट प्योरिटी विल बी द 80%, दैट इज 800, तो उसके ऊपर की ही ज्वेलरी आर्टिकल्स उसी को हॉलमार्क किया जाएगा या एचयूआईडी किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक साल भर से 1.5 साल के बीच का समय लग सकता है, ऐसा लगता है मुझे। साल से 1.5 साल का वक्त लगता था। डेफिनेटली ये सरकार देखेगी, बीआईएस देखेगी कि पूरी तरह से हम तैयार है, उसके बाद ही अनिवार्य हॉलमार्किंग दिया जाएगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। लेकिन एक अहम खबर है चांदी के लिहाज से, अगर इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है ताकि एक ज्वेलर्स में बेचैनी ना हो, वो पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि चांदी का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है। गोल्ड के मुकाबले अगर आप देखें तो चांदी काफ़ी बड़े रेंज के साथ मार्केट में उपलब्ध रहती है। पूजा सेट हो, घर के आपके डेकोरेटिव आइटम्स हो, तमाम चीज़ें, यूटेंसिल्स है, बर्तन है, तरह तरह की ज्वेलरी है। और चांदी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्योरिटी की। प्योरिटी में हम काफ़ी यहाँ पर चिंताएं छोटे जगहों पे होती है, वहाँ पर लोग हॉलमार्किंग मानते भी नहीं है। और आपको पता चला कि 50% ही चांदी की बनी ज्वेलरी दे देते हैं और भाव आपसे हो सकता है कि 92% वाली लेते हो, 925 वाली लेते हो, 990 वाली लेते हो, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये चिंता है। तो जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जैसा राजेश जी कह रहे थे कि बड़े ज्वेलर्स तो इस ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। अब बड़े शहरों में तो आप मांगेंगे तो आपको हॉलमार्क करके दी जाएगी, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी ये चिंताएं हैं। तो वो धीरे धीरे दूर हो सकती है। एक बड़ा कदम है चांदी के लिहाज से। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बासमती राइस के एक्सपोर्ट कम होने शुरू हो गए हैं। जुलाई और मई से लेकर जुलाई तक के जो नंबर है उसी में घटने शुरू हो गए। आगे क्या कुछ हो सकता है, इसी पे चर्चा करेंगे। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ सतीश गोयल साहब होंगे, उनसे खास चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। साथ ही दिनेश जी और नवनीत जी भी बने रहेंगे, उनसे क्रूड और बेस मेटल्स के मार्केट पर राय लेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज भी स्थिरता ही दिख रही है। एमसीएक्स पर भाव 5,500 रुपए के नीचे है। नवनीत जी, क्या कॉल है आज क्रूड में? हमने लास्ट 3-4 दिनों में देखा है कि कच्चे तेल में कंटिन्यूस बेसिस पे 4 दिनों से गिरावट का रुख है और करीब करीब 350 से 400 रुपए की गिरावट हमने लास्ट एक करीब सप्ताह में देख ली है। लार्जर ट्रेंड नेगेटिव इसलिए हो गया बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो मीटिंग होने की आशंका है, उसमें ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ट्रूस अगर होगा तो रशियन जो तेल है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में मिलने लगेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े से नरमी या थोड़े से दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल WTI ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 65 का, वो ब्रीच किया है और करीब करीब $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगला सपोर्ट अभी $1 नीचे, यानी क्राइसिस में करीब करीब 60 से 70 रुपए की और नरमी आपको देखने मिल सकती है। ओवरऑल ज्यादा करेक्शन थोड़ा सा स्टीप आ चुका है, थोड़ी सी नरमी ज्यादा है और अगर ये मीटिंग में कोई खास निष्कर्ष नहीं है तो एक रिबाउंड देखने मिल सकेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे करनी चाहिए। 5450 तक एक बार प्राइसेस आपको देखने मिल सकते हैं। 5450 पे बाय करिए, 5350 का आप स्टॉप लगाइए, वापस 5700 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 700 तक जा सकता है भाव। आपकी कॉल सर दिनेश जी? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट सिमिलर ही कॉल है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। अब इन लेवल्स पर बेचना थोड़ा सा सही नहीं होगा। आई थिंक कोई भी एक न्यूज आएगी, ट्रिगर आएगी जो प्राइसेस को एक बार शॉर्ट कवरिंग जरूर करा सकती है। 5455 5460 के आसपास के लेवल्स, यहाँ से 50 से 60 रुपए अगर टूटता है तो क्रूड में एक बार बाइंग लौट कर आ सकती है। वहां से दोबारा मुझे लगता है कि 5600 5660 के लेवल दिखा सकता है। 5390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और अगर कोई सेफर साइड चलना चाहता है तो मुझे लगता है कि जो 5500 की कॉल है वो 55 रुपए के आसपास बाय करना चाहिए। 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 110 का टारगेट देखा जा सकता है। क्रूड पर कॉल आ गई है। राइस को लेकर एक अहम खबर है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतीश गोयल जी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शॉर्ट नोटिस में आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, अमेरिका कितना बड़ा बासमती के लिहाज से मार्केट है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। अप्रैल से जुलाई के जो डेटा आए हैं बासमती चावल के, उसके एक्सपोर्ट में कमी दिखनी शुरू हो गई है। क्या आने वाले महीने में चिंताएं और बढ़ती आपको दिख रही है क्या?
नहीं नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लास्ट ईयर हमने 6 मिलियन टन बासमती चावल का एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से किया है, जो कि हमारी सरकार की नीतियों की और प्रधानमंत्री जी की और हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी की नीतियों की वजह से हमने 6 मिलियन टन चावल लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया, जिसमें अमेरिका का शेयर सिर्फ 4.5%, 4.5% शेयर ही अमेरिका का है, जो कि कोई बहुत बड़ा शेयर हमारे लिए नहीं है। और वैसे तो उम्मीद हम यही करेंगे कि एक्सपोर्ट अमेरिका का भी घटेगा नहीं टैरिफ लगने के बाद, क्योंकि जो बासमती चावल है वो हिंदुस्तान के पास है और थोड़ी सी क्वांटिटी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान वहां पे 60-70 हजार टन एक्सपोर्ट करता है, हम 2,70,000 टन एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमने किया। तो मैं नहीं मानता कि हमारा एक्सपोर्ट कहीं भी घटेगा, और हमारी जो इस साल की स्ट्रेटजी है कि हम 6 मिलियन टन को भी क्रॉस करेंगे। ओके, बिल्कुल सही बात है। एक तो मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है, और बासमती में जो एक्सक्लूसिव हमारे पास जो माल है वो कहीं उन्हें मिलेगा नहीं, और पाकिस्तान के पास भी उतना क्वांटम नहीं है जो भारत की भरपाई कर पाए, और हमारे लिए ऑल्टरनेटिव भी काफी मार्केट है। सर, इस बार बम्पर क्रॉप की उम्मीद है, क्या लग रहा है? लेकिन जिस हिसाब से व्यापार से ऊपर उठ के अपने देश हित के बारे में भी इंसान को सोचना चाहिए। अभी हम 2 तारीख को माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से भी इस विषय में मुलाकात हमारी हुई थी बॉम्बे के अंदर, तो बड़ी पॉजिटिव रही। सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से देख रही है, वो हमारे लिए नई मार्केट भी तलाश रही है अगर वहां है। और मेरा मानना यह है कि वहां पे हमारा ब्रांडेड चावल ज्यादा बिकता है, जो कंज्यूमर पैक में जाता है, उसके अंदर अगर कोई इफेक्ट आएगा तो उनके लोकल पब्लिक को, कंज्यूमर को इफेक्ट आएगा, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फिर भी सरकार ने इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक दोबारा हमारी मीटिंग बुलाने की उम्मीद है, तो उसमें चर्चा करेंगे सरकार से कि हम कैसा कर सकते हैं। ओके सर, एक्सपोर्ट नहीं घटेगा। ओके सर, इस बार बम्पर क्रॉप की उम्मीद है, एक छोटा जवाब दे दीजिए। क्या लग रहा है जिस हिसाब से दाम गिर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्या उससे हमारे एक्सपोर्ट पर या हमारी जो ये होगी किसानों को इससे कम भाव मिल सकते हैं, क्योंकि दाम गिर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट? कोई कम भाव नहीं मिलेगा किसानों को। लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा भाव मिला, और इस साल भी भाव बहुत अच्छा मिलने की उम्मीद है। क्रॉप बड़ी अच्छी है, बरसात टाइम पे हुई है। ओके, शुक्रिया सतीश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि राइस मार्केट में क्या कुछ हो रहा है और क्या चिंताएं हैं और कैसे इसे दूर भी आगे चलकर होने की उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया आपका। और साथ ही दिनेश जी आपका, नवनीत जी आपका। आप लोगों से बेस मेटल पर तो बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन बाकी कमोडिटीज पे आपने अपनी राय रख ली। तो चलिए इस खास पेशकश को ही समेटते हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।